नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुलाम वंश मामलुक डायनेस्टी की। गुलाम वंश का इतिहास बहुत ही दिलचस्प और अनोखा है। ये वंश दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम शासन की नींव रखी। इस वीडियो में हम गुलाम वंश के शासकों, उनके शासनकाल और उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे इन शासकों ने भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत की और कैसे उन्होंने भारतीय समाज, प्रशासन और संस्कृति पर गहरा असर डाला। तो अगर आप भारतीय इतिहास में रुचि रखते हैं और जानना चाहते हैं कि गुलाम वंश ने भारत के इतिहास में क्या योगदान दिया, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गुलाम वंश की स्थापना से पहले भारतीय उपमहाद्वीप में एक लंबे समय से अनेक राजवंशों का शासन था, जिनमें प्रमुख रूप से राजपूत राजवंशों का प्रभाव था। 12वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों का प्रभाव बढ़ने लगा था। इनमें सबसे प्रमुख था मोहम्मद गोरी, जो अफगानिस्तान के गजनी क्षेत्र से भारत आया था। उसने विशेष रूप से उत्तर भारत में राजपूतों को पराजित किया। मोहम्मद गोरी का प्रमुख उद्देश्य भारत के उत्तरी हिस्से पर मुस्लिम शासन स्थापित करना था। 1191 में गोरी ने राजस्थान के तराइन क्षेत्र में युद्ध किया था, जिसमें वह राजपूतों से हार गया था। लेकिन 1192 में उसने पुनः आक्रमण किया और तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली के उत्तर में कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इस विजय के बाद गोरी ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अपने शासन की नींव डाली। कुतुबउद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का विश्वास पात्र सेनापति था। मोहम्मद गोरी ने उत्तर भारत और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र की जिम्मेदारी उसको सौंप दी थी। कुतुबउद्दीन ऐबक ने सन 1192 से 1206 के बीच में उत्तर भारत और दिल्ली के आसपास अपना प्रशासन काफी मजबूत किया और इस्लाम धर्म का प्रभाव प्रसार किया। सन 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबउद्दीन ऐबक ने अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया और यहीं से गुलाम वंश की परंपरा या शासन चालू हुआ, जो मुस्लिम शासन का पहला बड़ा केंद्र था। कुतुबउद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक का रहा। कुतुबउद्दीन ऐबक गुलाम वंश के पहले शासक थे और दिल्ली सल्तनत के संस्थापक माने जाते हैं। उनका जन्म लगभग 1150 ईस्वी में तुर्की के एक छोटे से गांव में हुआ था। वो एक गुलाम के रूप में मोहम्मद गोरी के पास आए थे। ऐबक ने अपनी मेहनत, वीरता और बुद्धिमत्ता के बल पर गोरी के विश्वासपात्र सेनापति का पद प्राप्त किया। कुतुबउद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में दिल्ली सल्तनत को मजबूती से स्थापित किया। उन्होंने उत्तर भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार किया और राजपूतों से कई क्षेत्रों का अधिग्रहण किया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था कुतुब मीनार का निर्माण, जिसे उन्होंने दिल्ली में बनवाया। ये मीनार दिल्ली सल्तनत के सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभुत्व का प्रतीक बन गई। कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक ने 1199 ईस्वी में शुरू किया था और उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया। कुतुब मीनार केवल एक मीनार नहीं है, बल्कि ये एक मस्जिद का भी हिस्सा था, जिसे कुतुब मस्जिद के रूप में जाना जाता है। ये मीनार, जो लगभग 73 मीटर ऊंची है, आज भी दिल्ली का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए है। कुतुबउद्दीन ऐबक ने अधिकारियों की नियुक्ति में अपनी ताकत को सुनिश्चित किया और यह सुनिश्चित किया कि उनका शासन केंद्रीयकृत हो। उन्होंने केंद्रीय नियंत्रण बनाए रखा, जो आने वाले शासकों के लिए एक मजबूत मॉडल साबित हुआ। कुतुबउद्दीन ऐबक का शासन मुख्यतः सैन्य अभियानों और युद्धों पर आधारित था। उन्होंने अपने शासन की शुरुआत में ही कई प्रमुख राजपूतों से संघर्ष किया, जिनसे दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों पर उनका नियंत्रण स्थापित हुआ। कुतुबउद्दीन ऐबक का शासन इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार का समय था। ऐबक ने विभिन्न मस्जिदों और मदरसों की स्थापना की, जो इस्लामी शिक्षा के केंद्र बने। ऐबक के द्वारा बनाए गए किलों और मस्जिदों में भारतीय वास्तुकला और तुर्की शैली का अद्भुत संयोजन देखा गया। हालांकि कुतुबउद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत को एक ठोस आधार प्रदान किया, लेकिन उनका शासन बहुत लंबे समय तक नहीं चल सका। 1210 ईस्वी में हस्तिनापुर में एक खेल के दौरान उनके घोड़े के गिरने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में आरम शाह ने शासन संभाला। ऐबक के शासनकाल ने दिल्ली सल्तनत को स्थिरता और शक्ति प्रदान की और उनकी सत्ता के अधिग्रहण ने मुस्लिम शासन की जड़ें भारत में और गहरी कर दी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक द हिस्ट्री कैसल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं।
आरम शाह का शासनकाल 1210 से 1211 ईस्वी तक रहा, क्योंकि उनके शासन के दौरान इल्तुतमिश, जो पहले कुतुबउद्दीन ऐबक के सबसे भरोसेमंद और सक्षम गुलाम थे, ने उनके खिलाफ विद्रोह किया। इल्तुतमिश ने अपनी सेनाओं के साथ दिल्ली पर कब्जा कर लिया और आरम शाह को सत्ता से बाहर कर दिया। इल्तुतमिश गुलाम वंश के तीसरे शासक थे, जिनका शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी तक रहा। इल्तुतमिश के शासनकाल को प्रशासनिक सुधार और सशक्त शासन के लिए याद किया जाता है। इल्तुतमिश के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों की शुरुआत हुई, जिनमें मंगोलों के खिलाफ संघर्ष और राजपूतों के साथ युद्ध शामिल थे। उनके शासनकाल में इस्लाम धर्म के अनुयायियों की संख्या में वृद्धि हुई और उन्होंने मस्जिदों और मदरसों की संख्या में वृद्धि की। उनके शासन में भारतीय और इस्लामी संस्कृति का समागम हुआ, जिसमें तुर्की वास्तुकला और भारतीय कला का मिश्रण देखने को मिला। इल्तुतमिश का शासन 1236 तक चला और 1236 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद उनके बेटे रुकनुद्दीन फिरोज ने सत्ता संभाली। रुकनुद्दीन फिरोज का शासनकाल बहुत छोटा था, इनका समय 1 साल से भी कम था। रजिया सुल्तान गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत की 5वीं शासक थी और वह दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला सुल्तान के रूप में जानी जाती है। उन्होंने न केवल एक महिला शासक के रूप में अपनी पहचान बनाई, बल्कि समाज में महिलाओं के अधिकारों की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। वो इल्तुतमिश की बेटी थी, जो गुलाम वंश के तीसरे सुल्तान थे। इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को एक शासक के रूप में तैयार किया था और उसे प्रशासन में भागीदार बनने की शिक्षा दी थी। रजिया सुल्तान ने 1236 में शाही दरबार के समर्थन से खुद को दिल्ली की सुल्तान घोषित किया। रजिया के पास प्रशासन की जिम्मेदारी को संभालने के लिए जरूरी शिक्षा और अनुभव था और उन्होंने अपने पिता इल्तुतमिश के द्वारा छोड़े गए साम्राज्य को मजबूत करने का प्रयास किया। वो व्यक्तिगत रूप से युद्धों में भाग लेने में सक्षम थी और उनका सेना के साथ एक गहरा संबंध था। रजिया सुल्तान का शासनकाल अधिक लंबा नहीं था। 1240 में उनके दरबारियों ने एक षड्यंत्र रचकर उन्हें सिंहासन से हटा दिया। वो मलिक आलम और उनके समर्थकों के खिलाफ विरोध की वजह से कत्ल हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई मसूद शाह को सुल्तान बनाया गया। मसूद शाह का शासन 1240 ईस्वी से 1242 ईस्वी तक रहा। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद गुलाम वंश के 7वें सुल्तान थे और दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में माने जाते हैं। वे रुकनुद्दीन फिरोज के पुत्र थे और उनके शासनकाल के दौरान गुलाम वंश का साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। उनका शासनकाल 4 साल 1246 से 1250 ईस्वी का था। 1250 ईस्वी में इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद ने उनका तख्ता पलट किया। नसीरुद्दीन महमूद गुलाम वंश के 8वें सुल्तान थे और उनका शासन 1246 से 1266 ईस्वी तक चला। वो इल्तुतमिश के पुत्र थे। 1266 में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद उनके शासन का अंत हो गया। नसीरुद्दीन महमूद का शासनकाल वास्तविक रूप से कमजोर और प्रभावहीन था। उनके बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनके मंत्री गियासुद्दीन बलबन ने सत्ता संभाली, जो दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण शासकों में से एक बने। बलबन गुलाम वंश के 9वें सुल्तान थे और वे दिल्ली सल्तनत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक माने जाते हैं। उनका शासनकाल 1266 से 1287 ईस्वी तक था। बलबन ने दिल्ली सल्तनत को एक मजबूत और केंद्रित शक्ति के रूप में स्थापित किया और शाही सत्ता को फिर से मजबूती दी। उनके शासनकाल में भारत में तुर्की प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी गई और सल्तनत के राजनीतिक और सैन्य ढांचे को भी सुधारने का प्रयास किया गया। बलबन के शासन में केंद्रीयकरण को महत्व दिया गया। उन्होंने शाही सत्ता को मजबूत किया और सभी प्रशासनिक और न्यायिक निर्णयों का केंद्रीयकरण किया। बलबन ने मंगोल आक्रमणों और राजपूतों से संघर्ष किया और उन्हें मंगोल आक्रमणों का कड़ा विरोध करने में सफलता मिली। 1287 ईस्वी में घियाथुद्दीन बलबन की मृत्यु हो गई। मुइजुद्दीन मोहम्मद कैकाबाद गुलाम वंश के 10वें और अंतिम शासक थे। मुइजुद्दीन मोहम्मद कैकाबाद का नाम इतिहास में उनके कमजोर शासन और उन परिस्थितियों के कारण लिया जाता है जो अंततः गुलाम वंश के पतन का कारण बनी। मुइजुद्दीन कैकाबाद की शासनकाल की अस्थिरता और कमजोरी का परिणाम 1290 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के पतन के रूप में हुआ। उनके शासन की असफलताओं और निरंतर संघर्षों के कारण उनका शासन समाप्त हो गया। कैकाबाद की मृत्यु के बाद गुलाम वंश का अंत हुआ और दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की शुरुआत हुई।